पिछली क्लास में हमने 13 क्वेश्चन कर लिए थे मोस्ट है। आज 14वें क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। 14वां क्वेश्चन आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, यदि बहुपद ax स्क्वायर माइनस 5x प्लस c के शून्यकों का योगफल और गुणनफल दोनों 10 के बराबर हैं। गुणनफल और जो योगफल है दोनों 10 के बराबर हैं, तो a और c के मान जाते हैं। तो शून्यकों का योगफल कल जो फॉर्मूला बना था, शून्यकों का योगफल क्या पढ़ा था, माइनस के b बटे a। अब शून्यकों का योगफल कितने के बराबर है, 10 के बराबर। 10 बराबर b यानी x का गुणांक, जो संख्या x के साथ है उसका गुणांक। x की संख्या है माइनस के 5, तो माइनस 5 अपॉन a, x स्क्वायर का गुणांक a, तो केवल a। 10 बराबर 5 बटे a, किसके बटे में 1 मान लो और क्रॉस में गुणा करेंगे तो 10 a बराबर 5, तो a बराबर 5 बटे 10, तो कैंसिल 1 और ये 2, तो a बराबर मिलेगा हमें 1 बटे 2, तो a की वैल्यू मिलेगी हमें 1 बटे 2। अब हमें c की वैल्यू आ जाती है, c की वैल्यू, तो यहाँ शून्यकों का गुणनफल c बटे, अब गुणनफल भी 10 के बराबर है, योगफल 10 के बराबर है, गुणनफल भी 10 के बराबर है, दोनों 10 के ही बराबर हैं, तो 10 बराबर c बटे a। तो यहाँ से अचर पद है वो भी c है और x स्क्वायर का जो गुणांक है वो भी c है, तो c बटे a ही मिलेगा हमें, c बटे a। 10 के नीचे अपनी तरफ से 1 मान लो और क्रॉस में गुणा करेंगे तो c का गुणा 1 में करेंगे c, और यहाँ करेंगे तो 10, तो c बराबर 10, a की वैल्यू जो पहले निकाल दिया 1/2, तो 1/2 इससे कैंसिल 5 बार, तो c बराबर कितना आ गया 5, तो हमें a बराबर 1/2 और c बराबर 5, ये दोनों वैल्यू ज्ञात करनी थी, तो दोनों मिल गए। तो ये क्वेश्चन है बहुत ही मोस्ट है, 1 नंबर का 2 नंबर का बोर्ड एग्जाम में आ भी जाता है। अब है अगला क्वेश्चन, यदि अल्फा और बीटा समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल 0 के शून्य हों, तो अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, तो यहाँ क्या करना है, यहाँ भी वही काम करना है, कौन सा, योगफल और गुणनफल वाला। तो कल हमने जो लिखे थे शून्यकों का योगफल माइनस के x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक, तो हमें यहाँ वही वैल्यू रखनी है। समीकरण ये दिया हुआ है, इसी में से हमें रखना है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के b बटे a फॉर्मूला। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b में कितनी है 3, तो वैल्यू मिलेगी माइनस के 3 बटे a आपकी कितनी है 2, x स्क्वायर का गुणांक 2, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर मिलेगा 3 बटे 2, और गुणनफल अल्फा बीटा बराबर c बटे a। तो यहाँ अल्फा बीटा बराबर c की वैल्यू आपकी कितनी 5, अचर पद 5/2 x स्क्वायर, और वैल्यू क्या ज्ञात करनी थी, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा, है ना, तो वैल्यू ज्ञात करनी थी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा। तो इनमें से क्या करते हैं, दोनों में से कि अल्फा बीटा कॉमन ले लो, तो यहाँ बचेगा अल्फा और प्लस बीटा। अब अल्फा बीटा की वैल्यू 5/2, तो ये होगी 5/2 इंटू अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 3/2, तो 3/2, तो गुणा करो तो कितना मिलेगा 15/4। ठीक है, तो ये अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा की वैल्यू हमें मिलेगी 15/4। यहाँ है बहुपद, इसके शून्य क्या, शून्य तो कल बताया था, मूल और शून्य के एक ही होते हैं, या आप बहुपद के मूल ज्ञात करो या शून्य ज्ञात करो, दोनों एक ही होता है। तो बहुपद को लिख देते px x स्क्वायर माइनस के 2x माइनस 3। अब इसके हमें फैक्टर करने हैं, गुणनखंड करना है, तो इसमें लास्ट वाली जो संख्या है वो क्या है माइनस की, और पहली संख्या है प्लस की। तो द्विघात जो बहुपद लिखते हैं तो क्या लिखते हैं px बराबर ax स्क्वायर प्लस
bx प्लस c। तो गुणनखंड करते समय हमेशा जो हमारे चेंजिंग होते हैं वो b में होती है, b वाले पद में होती है, a और c में कोई चेंजिंग नहीं है। तो px बराबर यहाँ गुणा कर दिया है माइनस के 3 और घटा के बचनी चाहिए 2, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 में से हम 1 घटा देंगे तो 2 बच जाएगी और 3 का गुणा 1 में करेंगे तो 3 आ जाएगी। तो यहाँ से पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस के 3x माइनस का गुणा करें तो प्लस के x और माइनस 3। पी एक्स एक्स कॉमन ले लो इन दोनों में से तो मिलेगा x माइनस 3 और यहाँ से प्लस 1 तो x माइनस 3। अब एक संख्या हमारी ये और एक ये, दोनों में क्या है x माइनस 3 है तो x माइनस 3 कॉमन लेंगे, x माइनस 3 कॉमन लेंगे तो मिलेगी x प्लस 1। ठीक है, अब यदि px बराबर 0, बहुपद में डायरेक्ट किस समीकरण में कोई संख्या बराबर में नहीं होती, बराबर में रखेंगे तो फिर वो समीकरण बन जाएगा। जैसे ये दिया हुआ है समीकरण बराबर में दे रहा है 0 और यहाँ बहुपद है तो बहुपद में बराबर आपको पहले कोई संख्या नहीं रखनी है। तो x माइनस 3 बराबर 0 तो x बराबर मिलेगा आपको प्लस के 0 और x प्लस 1 बराबर 0 तो x बराबर होगा माइनस 1। तो इसके जो शून्य निकलने थे वो है माइनस 1,3। ठीक है, ये आंसर होगा। अब बहुपद में क्वेश्चन और आता है, वो द्विघात समीकरण में भी आता है, भी आगे सीखेंगे। उनमें आता है कि एक k की वैल्यू ज्ञात करना, p की वैल्यू ज्ञात करना, तो उनमें सवालों में एक शून्य का दिया होता है। अभी जैसे इसमें दे रहा द्विघात बहुपद k माइनस 1 एक्स स्क्वायर के एक्स प्लस 1 के शून्य में से एक शून्य का माइनस के 3 है। ऐसे ही शून्य क्या है, जैसे ये बहुपद है इसके दो शून्य के निकाले, द्विघात बहुपद है तो ये x और x माइनस के बनाए, ये के दो शून्य के हैं, इनमें से कोई सी भी आप एक वैल्यू इनमें रख दो तो ये पूरा बहुपद है वो शून्य हो जाए। आप इसमें x की वैल्यू माइनस में रखेंगे तब ये पूरा 0 हो जाएगा और प्लस के 3 इसमें x ये रखेंगे तब भी पूरा 0 हो जाएगा, इसलिए इन्हें शून्य का कहा जाता है। ठीक है, अब ऐसे ही हमें यहाँ पे भी इसका एक शून्य का पहले से ऑलरेडी माइनस के 3 दिया हुआ है तो हमें k की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो k की वैल्यू ज्ञात करनी है और दूसरे शून्य का मान ज्ञात करना है। तो दूसरे शून्य का मान है कि k की वैल्यू निकालने के बाद में आपको k की वैल्यू इसमें रख देनी है। ठीक है, तो दूसरा शून्य मिल जाएगा। तो k माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1 px। अब इसका एक शून्य दिया हुआ है तो एक शून्य x बराबर माइनस के 3 दिया हुआ है तो यहाँ रख लेते हैं p माइनस 3 बराबर 0। अगर x की जगह माइनस 3 रखेंगे तो टोटल 0 मिलेगा, क्योंकि वो पहले से क्लियर है कि हमें एक शून्य दिया हुआ है जो इसका हल है, इसी का एक शून्य है, क्योंकि इस 3 को इसमें रख दे तो ये 0 हो जाएगा। ऐसे ही ये माइनस 3 इसमें रखी जाएगी तो टोटल क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो k माइनस 1 एक्स की जगह रखनी है माइनस के 3 प्लस k टू माइनस के 3 और प्लस 1 बराबर 0। जहाँ x रखी है वहाँ माइनस के 3 रखी है तो k माइनस 1 इंटू 9 प्लस माइनस के 3 के प्लस 1 बराबर 0। 9 का गुणा कर दो, 9k माइनस 9 माइनस के 3 के प्लस 1 बराबर 0। 9 में से 3 घटाएंगे तो 6 के और 9 में से 1 घट जाएगी तो माइनस के 8 बराबर 0। तो 6k इजिकल टू प्लस k, तो k इजिकल टू मिलेगा 8/6। तो ये 4 और ये 3 तो k बराबर मिलेगा 4/2। ठीक है, और इससे दूसरे शून्य की वैल्यू याद करनी है तो आप ये वैल्यू k की वैल्यू इसमें रख देना तो हमें दूसरा शून्य मिल जाएगा। ठीक है, इसके बैठ करो। अभी हमने जो क्वेश्चन करे वो बहुपद चैप्टर थे सेकंड। अभी जो हम करेंगे अब तीसरे चैप्टर में करेंगे दो चरों वाले रेखीय समीकरण से। तो दो चरों वाले रेखीय समीकरण हो गया,
कि चर संख्या दो होनी चाहिए, जैसे एक्स और वाई यूज करते हैं, है ना, ए बी सी में। तो एक्स और वाई हो, पी क्यू वाई कोई सा भी आएगा, तो दो चरों वाले रैखिक समीकरण को हम दो समीकरण से हल करेंगे। बहुपद में एक समीकरण एक बहुपद है, उसे हल कर रहे हैं, शून्य निकाल रहे हैं, वहाँ गुणनखंड हो रहे हैं। लेकिन थर्ड चैप्टर में हमें दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने के लिए दो समीकरण होना जरूरी है। दो समीकरणों में तो हम आराम से हल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें हमारे पास विधि भी आएगी, जैसे कुछ तुलना भी करनी पड़ेगी। तो तुलना करने के लिए यूँ करते हैं कि हमारे प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, समांतर रेखाएं हैं, संपाती रेखाएं हैं, तो इन तीनों की तुलना करना, फिर विलोपन विधि करना, प्रतिस्थापन विधि करना और वज्रगणन विधि करना। तो तीनों चारों जो तरीके हैं, उनके हर एक सवाल को करने के लिए हमें दो समीकरणों की आवश्यकता होती है। तो जो दो चर वाला रैखिक समीकरण जो चैप्टर है, उसे मान रूप में लिखते हैं उसका ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। तो इस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को लिखते हैं, समीकरण को। तो समीकरण होता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। अब दो समीकरण है, तो हम मान लेते हैं a1x प्लस b1y प्लस c बराबर 0, दूसरे को a2x प्लस b2y प्लस c बराबर 0। ठीक है, ध्यान रखना है सही तरीके से, क्योंकि क्वेश्चन कई तरीके के आएंगे, बनाने भी पड़ेंगे, ये बात ही पछाएंगे, लिखेंगे, फिर उनको बनाएंगे भी। तो जो क्वेश्चन बनाने हैं उनको भी हमें विलोपन विधि या प्रतिस्थापन विधि से हल करना ही करना है। तो विलोपन विधि प्रतिस्थापन विधि ज्यादातर करते हैं। वज्रगणन विधि है वो बोर्ड के एग्जाम में केवल 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, और आए नहीं भी आए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसका भी ये क्वेश्चन हम कराएंगे जरूर। ठीक है, तो पहले एक क्वेश्चन इसने दिया है यहाँ से स्टार्टिंग से कि पी की वैल्यू ज्ञात करनी है। तुलना करने की बजाय अब तो ऑप्शन में पूछ लिया था, तो ऑप्शन तो आपके नॉर्मल होते हैं, जल्दी हो जाते हैं, समझ में नहीं आता है। पी के किन मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरण के युग्म का अद्वितीय हल होगा। अब अद्वितीय हल होगा, ठीक है, अद्वितीय हल, तो अद्वितीय हल भी देखने तो जो रेखा प्रतिच्छेदी होती है उन्हें क्या अद्वितीय हल होता है, और वही रेखा संगत भी होती है। ध्यान रखना है तीनों का कि जो संख्या अद्वितीय हल है वो प्रतिच्छेदी भी है और संगत भी है। ठीक है, तो हमने पहले समीकरण लिख दिया, दो समीकरण दिए हुए आपके 4x प्लस y प्लस 8 इक्वल टू 0 और 2x प्लस 2y प्लस 2 इक्वल टू 0। तो क्या करेंगे हम इसमें कि पहले समीकरण की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से करेंगे, और समीकरण सेकंड की तुलना a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करेंगे। ठीक है, अब इनमें तुलना करेंगे, तो तुलना करके हमें बतानी है कि जो हमारा समीकरण है रैखिक समीकरण ax प्लस by प्लस c बराबर 0, इस समीकरण में x y को छोड़ करके जो संख्या a b c है वो हमें रखनी है। तो यहाँ ax x यहाँ भी है, यहाँ भी x है, तो a1 की वैल्यू मिलेगी 4 और b1 की वैल्यू मिलेगी p और c1 की वैल्यू मिलेगी p। ठीक है, यहाँ से, और यहाँ से भी हमें a2 बराबर मिलेगी 2, g2 की वैल्यू भी 2 मिलेगी और c2 की वैल्यू भी 2। अब पूछ रहा है कि रैखिक युग्मों का क्या होगा, अद्वितीय हल होगा। तो हमें केवल अद्वितीय हल को देखना है कि अद्वितीय हल होगा। तो हमें जो निकालना है वो निकालना है अद्वितीय हल p के मान के। तो अद्वितीय हल होगा समीकरणों का अद्वितीय हल होगा जब कब होगा, जब a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। इस तरीके से रेखा का युग्म होगा तो एक अद्वितीय हल होगा। ठीक है, अभी बराबर में जब हमारी दोनों संख्याओं का अनुपात बराबर इनका एक बराबर नहीं है, तो अगली वाली c1 अपॉन c2 को देखना भी नहीं है अद्वितीय हल में। जब ये दोनों बराबर होती हैं तब हम उसकी तरफ देखते हैं, बराबर नहीं तो उसकी तरफ हमें बिल्कुल भी देखना नहीं है। तो यहाँ से देखो a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। तो a1 की वैल्यू आपकी 4 और a2 की वैल्यू है 2, और नॉट इक्वल टू b1 की वैल्यू आपकी p और b2 की वैल्यू 2। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, p नॉट इक्वल टू 4 आ जाएगा। तो हम लिख सकते हैं कि p को छोड़ करके यानी p और 4 को छोड़ के किसी और अन्य मान पर इसका क्या होगा, अद्वितीय हल होगा। ठीक है,
क्योंकि 4 इसके बराबर नहीं है, नॉट इक्वल टू 0 है। तो ये होगा 3 नॉट इक्वल टू 4, यानी 4 को छोड़ करके अन्य बिंदुओं पर इसका कोई हल नहीं होगा। ठीक है, बस ये हमें लिखना है, आराम से लिख दो, क्योंकि वैल्यू भी यही पूछ रहा है और आंसर भी हमारा यही होगा। इसको छोड़ दो, अगर बराबर होगा तो हमें बराबर रखना है कि पी की वैल्यू बराबर है, तो आप आराम से रख सकते। और आदित्य हल में बस यही मिस्टेक होती है, बच्चे समझ नहीं पाते, इस वजह से गलती कर देते हैं। जैसे सवाल सही है लेकिन सवाल सही नहीं हो पाता, वही नंबर हमारे कट जाते हैं। तो हमें ये हो गया पी नॉट इक्वल टू 4, यानी पी को छोड़ करके अन्य बिंदु पर इस समीकरण के अद्वितीय हल होगा। ऐसी एक क्वेश्चन आता है के किस मान के लिए रैखिक समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अब अनेक हल होंगे तो अभी ये तो हल हो ही रहा है, कोई क्वेश्चन अभी ये आएगा कोई हल नहीं होगा, तो नहीं वाला पॉइंट भी आता है, तो वो भी समझेंगे। तो यहाँ से भी हमारे दो समीकरण दिए हुए के एक्स प्लस 3y माइनस के माइनस 1, के माइनस 1 है ना, वो पूरी सी की वैल्यू है, ब्रैकेट में बन जाए पूरी सी की वैल्यू है। दूसरा जो एक क्वेश्चन दिया है 12x प्लस के वाई माइनस के इक्वल टू 0, तो यहाँ भी हमें दोनों की तुलना करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर भी दे रहा है कि इनके अनेक हल होंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो ये अनेक हल करने के लिए हमें यहाँ से इनकी दोनों की तुलना करनी पड़ेगी। तो तुलना करेंगे तो हमें मिलेगा a1 इक्वल टू के, b1 इक्वल टू 3 और c1 माइनस के माइनस 1। और माइनस तो आपको साथ में लेनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे पास जो इसका मानक रूप है, स्टैंडर्ड जो फॉर्म है, उसमें माइनस नहीं है। तो जो संख्या में आएगी, जो संख्या के साथ आएगी, वो आपको माइनस लेनी है। तो ये हो गया, यहाँ से a2 बराबर 12 और b2 बराबर k और c2 बराबर माइनस के। ठीक है, अब रैखिक युग्म के अनेक हल होंगे। रैखिक युग्म के अनेक हल होंगे। जब कब होंगे, अभी अनेक हल होंगे जब बराबर है, तो अनेक हल होंगे, यानी सभी संख्या आपस में बराबर है, इनके जो रेशियो आएंगे वो तीनों के बराबर में आएंगे। ये तीनों आपस में बराबर होंगे, कितने होंगे, अनेक। देखो रैखिक युग्म के अनेक हल होंगे जब a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2 तीनों बराबर हैं, तो रैखिक युग्म के अनेक हल होंगे। तो अनेक हल होंगे तो लिखते हैं a1 अपॉन a2 इक्वल टू c1 अपॉन c2 और b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2, दोनों को बराबर ले सकते हैं। तो हमारे पास क्या है कि तीनों जो अनुपात हैं वो बराबर हैं, तो हम कैसे भी तीनों को बराबर यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से सवाल में यहाँ 1 लिख दिया था, 1 लिया 3 लिया, तो यहाँ से माइनस के माइनस 3, यहाँ से a1 की वैल्यू k और a2 की वैल्यू यहाँ से 12 बटे में रख लिया, और c1 की वैल्यू माइनस के माइनस 3 अपॉन c2 की वैल्यू है k, तो यहाँ से k रख लिया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। अब क्या करना है, हमें क्रॉस में मल्टीप्लाई करना है, k का बड़ा k में करेंगे k स्क्वायर और 12 का बड़ा इन दोनों में करेंगे तो 12 k माइनस के 36, तो क्या मिलेगा k स्क्वायर माइनस के 12 k माइनस 36 प्लस 0, इधर लाएंगे तो दोनों प्लस होगा। अब क्या बनेगा, एक समीकरण बनेगा, तो इसके बाद आराम से फैक्टर कर सकते हैं, k स्क्वायर माइनस 6 प्लस 6 k प्लस 36 0। ठीक है, तो क्या मिलेगा k स्क्वायर माइनस के 6k माइनस 6k प्लस के 36 0। क्या करना है, कॉमन लेनी है, तो यहाँ से k कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा k माइनस 6 और यहाँ से माइनस के 6 कॉमन लेंगे तो k माइनस 6 तो 0, तो k माइनस 6 कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा k माइनस 6 तो 0, तो दोनों का वैल्यू 0 रख लो, तो k माइनस 6 तो 0, तो k बराबर क्या मिल जाएगा 6, यहाँ से हमें k की वैल्यू कितनी मिलेगी 6 ही मिलेगी, तो ये आंसर हो गया। k बराबर 6 पर ये समीकरण के युग्मों के अनेक हल होंगे। ठीक है, अब आपका एक समीकरण है, इस समीकरण युग्म को वज्र गुणन विधि से हल करना है, तो वज्र गुणन विधि से हल करने के लिए सीधे सीधे फॉर्मूले का प्रयोग कर लेते हैं।
तो यहाँ से पहले दोनों समीकरणों की तुलना कर लेते हैं। a1x प्लस b1y प्लस c1y 0। दूसरे समीकरण की तुलना कर लेते हैं। तो यहाँ से हमें a1 की भी जो वैल्यू मिलेगी वो कितनी मिलेगी 2, और b1 की वैल्यू जो मिलेगी y के साथ कितने का गुणा हो रहा है 1 का। तो b1 की वैल्यू मिलेगी 1 और c1 बराबर मिलेगी -5। यहाँ से a2 बराबर 3, b2 बराबर -2 और c2 बराबर -1। ठीक है, तुलना करनी है हमें इन्हीं समीकरणों से a1x प्लस b1y प्लस c1y 0 से करनी है। तो यही तुलना लिख लो आराम से और कर दो। तो वज्र गणना विधि से करते हैं। तो सीधे सीधे फॉर्मूला लिख लेते हैं और फॉर्मूला लगा दो, जो नंबर आएगा आराम से हो जाएगा। तो x अपॉन b1 c2 माइनस b2 c1 इक्वल टू y अपॉन c1 a2 माइनस c2 a1 इक्वल टू 1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। यहाँ से हमें वैल्यू रखनी है x बटे b1 की वैल्यू कितनी है 1 इंटू c2 की वैल्यू है -4 माइनस b2 की वैल्यू है -2 और c1 की वैल्यू है -5 y अपॉन c1 की वैल्यू -5 इंटू a2 की वैल्यू है 3 माइनस c2 की वैल्यू -4 और a1 की वैल्यू है 2 1 अपॉन a1 की वैल्यू 2 और b2 की वैल्यू -1 और माइनस a2 की वैल्यू कितनी है 3 b2 की वैल्यू 2 और b1 की वैल्यू 1। अब x अपॉन माइनस के और का बड़ा 1 में करेंगे तो माइनस के तो और ये माइनस दोनों माइनस करेंगे तो प्लस और ये माइनस, तो ये हो जाएगा आपका 10 माइनस के y बटे ये हो गया माइनस के 15 और प्लस ये 8 और यहाँ बचता आपका ये हो गया -4 और ये हो गया -3। तो x अपॉन हो गया -14 इक्वल टू y अपॉन -7 और ये 1 अपॉन -7 ये वैल्यू मिली। यहाँ जो इन दोनों को प्लस कर दिया दोनों माइनस के, अंदर में से 8 को घटा दिया प्लस माइनस का, ये दोनों माइनस के जोड़ दिया। तो बस जो हम सवाल जो कराते हैं तो वो पहले से सिद्ध होता है कि वो अवरुद्ध से अनेक हल है, उनके के समीकरणों के अनेक हल हैं। तो बचगुणन से हमें हल करना है तो पहले से दिया हुआ था। तो हमें उसमें भी a1 अपॉन a2 के बराबर में c1 अपॉन c2 b1 अपॉन b2 के बराबर में c1 अपॉन c2 रख लेते हैं। तो ऐसे ही इसमें भी x की जो वैल्यू है उससे लास्ट वाले 1 से तुलना करेंगे और y की वैल्यू है वो भी लास्ट वाले से तुलना होगी। तो यहाँ लिखना है x बटे -14 इक्वल टू 1 अपॉन -7 गुणा करेंगे तो -7 x इक्वल टू -14 तो x -14 अपॉन -7 इससे कैंसिल 2 बार x इक्वल टू 2 और यहाँ y अपॉन -7 इक्वल टू 1 अपॉन -7 माइनस से माइनस कैंसिल y बराबर कितना बचा 1। तो x बराबर 2 और y बराबर 1 आपका आंसर आ गया। देखो के किस मान के लिए निम्न रैखिक युग्म का कोई हल नहीं होगा। अभी जो सब हमने हल करे उनमें अद्वितीय हल था और मतलब से अनेक हल है ना, अनेक हल वाले और अद्वितीय हल वाले हमने क्वेश्चन हल करे। अब दे रहा है कि के किस मान के लिए रैखिक युग्म का कोई हल नहीं होगा। तो सबसे बड़ी गलती जो बच्चे करते हैं वो इस पॉइंट पे करते हैं नहीं पे। सवाल में पूछा जाएगा कुछ और कर देंगे कुछ और, उसमें देखा ये वहां नहीं था तो नहीं को नहीं देखेंगे, बस था उनको पता है कि है तो बस वही करेंगे ना। जैसे देखें कि आगरा में ताजमहल है, ऑप्शन आएगा ताजमहल किस शहर में स्थित है और उसमें ऑप्शन होगा तो वो पूछेगा ताजमहल कौन से शहर में नहीं है। और ऑप्शन में होगा आगरा तो वही का लगाएंगे आगरा, जल्दी से नहीं कि आगरा में है। अरे उस क्वेश्चन को पढ़ेंगे पूछ रहा नहीं है
तो नई शब्दों को देख कर चले तो निगेटिव पॉइंट आता है, वो हमारे मार्क्स काट दे देगा नहीं है, तो उस नहीं को भी सही तरीके से क्वेश्चन को पढ़ना है। तो यहाँ से दिया है कि किस मान के लिए रैखिक युग्म का कोई हल नहीं होगा। तो पहले ये दो रैखिक युग्म दिए हैं, तो इसको रैखिक युग्म को लिख लेते हैं कि इस जो 1 बराबर के उस तरफ है इसे अपनी तरफ ले आओ, तो मिलेगा 3x प्लस y माइनस 1 बराबर 0, और इसको नंबर फर्स्ट मान लो। ऐसे ही इस वाली संख्या को भी अपनी तरफ लाएंगे, तो 2k माइनस 1 x प्लस k माइनस 1 y माइनस 2k प्लस 1 इक्वल टू 0, इसको सेकंड मान लो। ये जो पूरी की पूरी संख्या लाएंगे तो ब्रैकेट में बंद कर दिया और माइनस लगा दिया, तो दो पूरी संख्या माइनस ही मानी जाएगी। क्या होता है, आप इसमें दोनों अंदर गुणा करते हैं तो तब भी दोनों माइनस की होंगी, लेकिन हमें एक कौन लेना है c, तो c को लेने के लिए सब पूरे को ब्रैकेट में रख दिया और बाहर लगा दिया माइनस। अब यहाँ से हम इनकी तुलना कर लेते हैं, समीकरण फर्स्ट की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से करने पर। अब समीकरण फर्स्ट की तुलना करेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से, तो यहाँ से a1 की जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 3, और b1 की वैल्यू मिलेगी वो 1 मिलेगी, और c1 की वैल्यू लास्ट में है आपकी माइनस के 1, y का गुणांक है 1, तो इसलिए b1 की वैल्यू 1 और c की वैल्यू है माइनस के 1, तो माइनस 1। इसी तरह समीकरण सेकंड की तुलना करनी है, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से। तो यहाँ से a2 की जो वैल्यू मिलेगी x को छोड़ करके क्या मिलेगी 2k माइनस 1, ये x की वैल्यू a2 की वैल्यू होगी। यहाँ से b2 की वैल्यू निकालेंगे तो क्या मिलेगी k माइनस 1, b2 की वैल्यू यहाँ से मिलेगी k माइनस 1, और c2 की वैल्यू मिलेगी माइनस 2k प्लस 1। अब सवाल में दिया है कि हल नहीं होगा, युग्म का कोई हल नहीं होगा, तो रैखिक युग्म का कोई हल नहीं होगा जब a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 और नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तीसरी जो संख्या है वो बराबर में नहीं होगी, तो इसका कोई हल नहीं होगा। रेखाओं को समांतर को तो समांतर भी होंगी और असंगत भी होती हैं, लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया कोई हल नहीं होगा, तो इसका हमारा कोई हल नहीं होगा। पहली दूसरी संख्या बराबर है a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2, तो इन दोनों को लेकर ही यूज करेंगे, तीसरी वाली संख्या को नहीं लेंगे। तो a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2, तो ये दोनों संख्या लेनी है, क्योंकि इसे बाद में अगर कोई हल नहीं हो तो उसको छोड़ दिया जाए, जो है उन्हीं को ले लो। तो a1 की वैल्यू है 3 अपॉन a2 की वैल्यू 2k माइनस 1 इक्वल टू b1 की वैल्यू आपकी 1 अपॉन यहाँ से k माइनस 1। अब क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुणा करना है, तो 3 का गुणा इन दोनों में करेंगे, तो 3k माइनस 3 इक्वल टू, इसे पूरी संख्या गुणा 1 में करेंगे तो कोई भी संख्या चेंज नहीं होगी, वही रहेगी, तो 2k माइनस 1। अब वही रैखिक लाइनर इक्वेशन में पिछली क्लास में पढ़ गया कि x की वैल्यू निकालना, k की वैल्यू निकालना, तो वही यहाँ से 3k 2k को अपनी तरफ लाएंगे तो माइनस हो जाएगी, और यहाँ माइनस 1 बचेगी, इसे 3 को उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। तो 3 में से 2k घटाएंगे तो कितनी बचेगी, केवल k, और यहाँ से 2, तो ये k की वैल्यू आ गई और ये हो गया आंसर। ठीक है, पहले बोर्ड के एग्जाम में ये क्वेश्चन 6 नंबर का पूछा गया है। अभी देख लो कि आपको 2 नंबर या 4 नंबर का जो भी आएगा आता है, 100% क्वेश्चन पेपर में आता है। ठीक है, एक क्वेश्चन और है, ये लास्ट क्वेश्चन देख के आगे क्लास में, आधी क्लास में लास्ट क्वेश्चन है। एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। आयताकार देखिए ऐसा आयत जिसकी लंबाई और चौड़ाई में अंतर होता है, लंबाई ज्यादा होती है, चौड़ाई कम होती है, लेकिन जो आयत चतुर्भुज बनता है उसका प्रत्येक कोण 90-90 ऐसे होगा, 90 डिग्री का एंगल होगा, तो ही आपका एक आयत बनेगा जिसकी लंबाई ज्यादा और चौड़ाई कम हो, तो आमने सामने की भुजाएं समान हो, बराबर हो लंबाई की हो। तो आयताकार बाग की लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है,
तो का मतलब बाघ का अर्ध परिमाप 36 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। अर्ध परिमाप दिया है, परिमाप उसकी परिधि के चारों तरफ घुमाओगे आप तो उसका परिमाप निकल जाएगा। तो आयत कुछ इस तरीके का आयत होता है, ठीक है। तो आयत की लंबाई है, इसको हम मान लेते हैं x और चौड़ाई को मान लेते हैं y। तो लंबाई और चौड़ाई, इसमें आयत में आपके इसके जो कोण जो बनेंगे चारों, वो 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए तो ही आयताकार बनेगा, नहीं तो आयताकार नहीं बनेगा, ठीक है। तो हम आयताकार बाग की तो मान लेते हैं, माना आयताकार बाग की लंबाई और x और चौड़ाई बराबर 22 मीटर में दिया हुआ है, तो मीटर में, ठीक है। अब दे रहा है कि आयताकार बाग की जो लंबाई है वो चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो बाग की लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। अब हम मान लेते हैं कि जैसे हमारी लंबाई है, ये लंबाई है हमारी 8 मीटर, लंबाई है वो 8 मीटर है और चौड़ाई कितनी है 4 मीटर, चौड़ाई को मान लेते हैं 4 मीटर। अब हमें क्या करना है, एक तो बनाना, दोनों को बराबर रखना पड़ेगा। तो अगर इसे 4 में 4 जोड़ दिया जाए तो दोनों 8-8 हो जाएंगे। तो ऐसे ही x है वो उसको मान लेते हैं 8 है और y कितनी है, y है 4, बराबर करना है तो y में आप 4 जोड़ दो तो हो जाएगा y प्लस 4। तो x के बराबर हो गया, लंबाई और चौड़ाई कैसे होगी बराबर, तो x माइनस y बराबर 4, इसको हम मान लेते हैं, ठीक है। अब दे रहा है आयताकार बाग का अर्ध परिमाप, आयताकार बाग का अर्ध परिमाप 36 मीटर दिया हुआ, जबकि आयत का परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप होता है 2 ब्रैकेट में l प्लस b। ये पूरा परिमाप है, आयत का परिमाप आधा नहीं है, आयत का मतलब हो गया आधा परिमाप, परिमाप पूरा 2 ब्रैकेट में l प्लस b। अब किसी भी संख्या का आधा करना हो क्या करेंगे, किसी भी संख्या का आधा करना है तो क्या करना है, उस संख्या का 2 से भागना, ठीक है। तो यहाँ लिखना है आपको 2 ब्रैकेट में l प्लस b अपॉन 2 इक्वल टू 36 के बराबर हो गया, दिया हुआ है पहले से, 2 से 2 कैंसिल, l आपकी लंबाई हो गई x और b चौड़ाई होगी आपकी y बराबर 36 और ये हो गया आपका सेकंड। अब इसको हम ब्लॉक में चल कर लेते हैं, यहाँ y माइनस किया यहाँ y प्लस किया, तो समीकरण फर्स्ट सेकंड को जोड़ देते हैं। तो समीकरण फर्स्ट व सेकंड को जोड़ने पर तो x माइनस y बराबर 4 और ये x प्लस y बराबर 36, जोड़ेंगे तो y से y कैंसिल, यहाँ 2x और ये 36 में 4 जोड़ दोगे 40, तो x बराबर 40 बटे में 2, तो x बराबर 2 से डिवाइड होगी 40 कितनी बार 20 बार, तो x बराबर आ गया 20, ठीक है। अब x का मान समीकरण फर्स्ट या सेकंड आप जो चाहो वहां रख सकते हो, तो समीकरण फर्स्ट में रखने तो फर्स्ट इक्वेशन क्या दिया हुआ है, x माइनस y इक्वल टू 4, तो x की वैल्यू कितनी है 20, 20 माइनस y 4, तो माइनस y बराबर 4, 20 तो उधर भेजेंगे तो माइनस के 20, तो माइनस y बराबर माइनस के 16, 20 में से 4 घटेगा तो माइनस से 16, माइनस से माइनस कैंसिल, y बराबर आ गया 16। तो यहाँ बाग की लंबाई x मानी थी, तो x की वैल्यू आ गई 20, तो बाग की लंबाई होगी 20 मीटर और बाग की जो चौड़ाई है वो मानी थी हमने y का मान आ गया 16, तो 16 मीटर, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन, बहुत मोस्ट क्वेश्चन है। अब आगे क्वेश्चन अगली क्लास में।